कंसेप्ट। मानवीय गरिमा का एक उपकरण थी, ठीक है ना, मानवीय गरिमा का क्या उपकरण थी। क्या यह समकालीन समाज में प्रासंगिक है, मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो क्या यह सही है? उत्तर कैसे लिखना है आपको यहां दे दिया है, ठीक है ना। देखिए हमने मैक्सिमम आपको क्या किया है कि जो भी पुस्तक चर्चित हैं और आए हुए प्रश्न हैं या उसमें प्रश्नोत्तर दिया हुआ है वो सभी आपके सम्मुख हम लेते हैं, ठीक है ना। ये घटना चक्र एक पुस्तक आती है, घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दृष्टि आईएएस के करवा दूंगा, ठीक है ना। इन्हीं दोनों के ही मैक्सिमम एग्जाम से प्रेरित हैं और मैक्सिमम एग्जाम्स में चलते भी हैं वही वही प्रश्न इधर उधर, ठीक है ना। तो इतना जो है आपके पीसीएस एग्जामिनेशन, ठीक है ना, और आईएएस के लिए भी दैट वन इज मोर देन सफिशिएंट। आप कंसेप्ट बस जानिए, जैसे अष्टांगिक मार्ग है तो क्या क्या कंसेप्ट, बौद्ध का क्या, जैन का क्या, गांधी जी का क्या, विवेकानंद का क्या, टर्म्स याद रखिए। बाकी आप थोड़े बहुत इधर उधर जैसा क्वेश्चन किया है उसी हिसाब से आंसर को क्या कर दीजिए, मोल्ड कर दीजिए, ठीक है ना। क्लियर? देखिए दिया हुआ है संक्षेप में गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांतों की चर्चा के साथ, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, ठीक, उसके साथ भूमिका लिखें और भौतिक समृद्धि के वर्तमान युग में, ठीक है ना, ट्रस्टीशिप सिद्धांत की, ठीक है ना, कहां चला गया भाई, हाँ, ट्रस्टीशिप सिद्धांत के आधार पर की गई पहलों का उल्लेख करते हुए अंत में क्या करना है, निष्कर्ष कर देना है, ठीक। जैसे जानिए, गांधी जी के ट्रस्टीशिप दर्शन की अवधारणा उनके गैर आधिपत्य के सिद्धांत पर आधारित है। गैर आधिपत्य, गैर आधिपत्य का मतलब क्या, कि मतलब हमारा जो है अगर हमको इस संपत्ति पर अधिकार मिला है और हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपका उस पर बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होना चाहिए। अधिकार आपका है लेकिन आप उसको दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करें, खर्च करें, ठीक है ना, सहायता के लिए लोगों पे खर्च करें, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, ट्रस्टीशिप है, ठीक है ना, ठीक। वही कहा है कि अवधारणा उनके गैर आधिपत्य के सिद्धांत पर, मतलब आधिपत्य नहीं, अधिकार नहीं, ठीक, गैर आधिपत्य के सिद्धांत पर आधारित है। यह विचार उनके धार्मिक विश्वास कि सब कुछ भगवान का ही है, ठीक है ना, वो भाग्यवश आपको मिल गया है, ठीक है ना, सब कुछ किसका है, ऊपर वाले का है, ठीक है ना, सभी चीजों पर भगवान का अधिकार है, पर आधारित है। तो एक फैक्ट आपको यह भी मिला, क्या, गैर आधिपत्य का सिद्धांत डैश करके लिखेंगे क्या, सब कुछ भगवान का है और सभी चीजों पर भगवान का अधिकार है। देखिए गाथा लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स जो हम दिए हैं, जो भी पैसेज है उस पैसेज में से आप क्या निकालें, क्लू निकालें। जैसे मैं भी था, सबसे पहले क्या करता था आपको बता दूं कि जैसे कभी शुरुआत में मेंस की तैयारी आप शुरू करते हो, आपके सामने इतनी मोटी मोटी किताबें रहती हैं, प्रीलिम्स के फैक्ट आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना, क्लियर। आप क्या करो, पहले एक किताब लो, कोई भी पढ़ना शुरू करो। कैसे, आप ये बस जान लो, एक असाइनमेंट ले लो। क्या असाइनमेंट, असाइनमेंट ये ले लो कि भाई हर पन्ने से मैं 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल करके रखूंगा, लिखूंगा। एक पन्ने में केवल 5 लाइनें तो होंगी नहीं, लेकिन आपने 5 फैक्ट्स लिख लिए, बाकी लाइन क्या है, छूटी हुई है, ठीक है ना। एक सरसरी निगाह पूरी किताब आपने पढ़ डाली और वो जल्दी कवर अप होगा, आप देखेंगे 10 दिन में कवर खत्म हो गया, क्योंकि हमें क्या 5-5 फैक्ट ही तो लिखने हैं और जो आपकी नजर में क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक, क्लियर हो गया। फिर आप एक बार दूसरी निगाह से पढ़ो, फिर दूसरी बार, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ चीजें और समझ में आएंगी आएंगी, ठीक। उसके बाद आप 5 की जगह क्या 5 और फैक्ट्स लिखना शुरू करो, जो खाली जगह है
वो आपने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अगर नहीं मेंशन कर रहे हो तो आप उसी पे क्या कर रहे हैं, टिक लगा के करिए, ठीक है ना। विद्या की अर्थी, अर्थी यानी प्रेम, झुकाव, वो अर्थी नहीं, ठीक है ना, क्लियर। तो उसी में हम क्या कर रहे हैं, खूब टिक कर रहे हैं, याद कर लिया, और जब याद हो गया तो ऑटोमेटिकली आप पॉइंट्स बढ़ाते जाइए। बार बार रिवाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, कई बार रिपीटिशन होगा और उस किताब पे, उस सब्जेक्ट पे आपकी क्या होती जाएगी, पकड़ बनती जाएगी। अब यहां क्या है, इतनी बड़ी गाथा हमको थोड़ी ना लिख पाएंगे। अब लिख लोगे हूबहू, नहीं लिख पाओगे। आपको यहां मेनली क्या निकालना है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब क्या है, कि जो मेरे पास है वो भगवान का है, ठीक है ना, और मुझे दूसरों के लिए खर्च करना है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत की अवधारणा ही पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर हमारे पास हमारी आवश्यकता से ज्यादा मेरे पास है तो दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसकी सहायता करें। यह दैट पर्टिकुलर इज ट्रस्टीशिप, ठीक। यहां है वही चीज, यहां क्या है कि ये कब होगा, जब ये गैर आधिपत्य के सिद्धांत पर आधारित होगा। इसका मतलब क्या, कि कोई इसका अधिपति नहीं है, कोई इसका अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन है, ऊपर वाला। ये पॉइंट आप लिख लिए, इतने में से बस उसको विवेचना कर देंगे कि नहीं, हो जाएगा, ठीक। आगे आइए। इस कारण भगवान ईश्वर प्रदत्त वस्तुएं सभी व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना, सबके लिए होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ठीक। आगे दिया है, जब एक व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकताओं से अधिक हिस्सा है तो वह दूसरे लोगों के हिस्से की संपत्ति का ट्रस्टी बन जाता है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, कि जब एक व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता से अधिक हिस्सा, क्या मैंने कहा, आवश्यकता से अधिक, मतलब आपके पास है, आपने अपनी आवश्यकता भर निकाल लिया कि हमारा इससे काम चल जाएगा, बाकी जो बचा वो क्या है, ट्रस्टीशिप के लिए, औरों की सहायता के लिए, ठीक है ना, क्लियर। ट्रस्टीशिप और गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। जानिए, भौतिक समृद्धि और मानव गरिमा, ये यहां कहां गया भाई, हाँ, ट्रस्टीशिप और गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। भौतिक समृद्धि और मानव गरिमा, गांधीवादी समृद्धि का वितरण मानव गरिमा को ध्यान में रखकर करते हैं, ठीक है ना। यहां दिया हुआ है, यह इस कारण यह अर्थशास्त्र के बजाय नैतिक विचार अधिक लगता है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या है, कि मतलब ये पूरा का पूरा भौतिक समृद्धि का वितरण पर आधारित न होकर के किस पर है, मानव गरिमा पे है, इसलिए ये नैतिक विचार अधिक लग रहा है, किसके बजाय, अर्थशास्त्र के बजाय, ठीक है ना, क्लियर। ट्रस्टीशिप ही वह सिद्धांत है जहां वे अर्थशास्त्र और नैतिकता के संयोजन को प्रस्तुत करते हैं। मतलब अब यहां दो पॉइंट हो गए, पहला क्या, आधिपत्य, ठीक है ना, का सिद्धांत का विरोध करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, ट्रस्टीशिप जो है वो अर्थशास्त्र तथा नैतिकता दोनों के बीच का क्या है, संयोजन है। पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं, आपको मिल रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स का उपयोग करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इतने आपने लिख लिए, एग्जामिनर भी वही चाहता है, गाथा नहीं चाहता है, ठीक है ना, क्लियर। सामाजिक एवं आर्थिक संघर्षों की समाप्ति, ठीक। यह सिद्धांत आर्थिक असमानता और स्वामित्व की असमानता को कम करने में उपयोगी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि यह सिद्धांत क्या कर रहा है, आर्थिक असमानता को खत्म कर रहा है, ठीक है ना। हर जगह इनइक्वालिटी है, हमारे समाज में दो इनइक्वालिटी तो दिखती ही है, एक सोशल इनइक्वालिटी और एक हमारा जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। सोशल इनइक्वालिटी क्या है भाई, सोशल इनइक्वालिटी क्यों है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, और ये सोशल इनइक्वालिटी जो आई है वो क्यों आई है, अर्थव्यवस्था के कारण आई है, जिसके कारण इस सोशल इक्वालिटी को हम लोग इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वही कहा है, यह सिद्धांत आर्थिक असमानता और स्वामित्व की असमानता को कम करने में क्या करता है, उपयोगी सिद्ध है।
यह एक अहिंसकवादी तरीका है जिसके माध्यम से सभी सामाजिक आर्थिक संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक, मतलब ऊंच नीच, भेदभाव, इनइक्वालिटी, असमानता, ये सब क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है ना, इसी से। अब देखिए इसकी प्रासंगिकता आज के समय में क्या है, ये जानिए वर्तमान में। ठीक, पहला क्या? बढ़ती असमानता। जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10% अमीरों के पास 73% संपत्ति है। बताइए, ठीक है ना, भारत के 10% अमीर हैं जो भारत की 73% संपत्ति के क्या हैं? मालिक हैं। ठीक है ना, क्लियर? अब आप खुद सोचिए, बाकी 90% जो हैं वो 27% में क्या है? भरण पोषण अपना कर रहे हैं। ठीक है ना, और केवल 10% क्या है? वो 73% अर्जन किए हुए हैं। ठीक है ना, उसमें अपना भरण पोषण ही नहीं, ठीक, उपयोग अनुपयोग सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक, 90% केवल 27% में। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो ये क्या है? ये तो बहुत असमानता का ग्राफ ऐसे नहीं होगा, सीधे ऐसे होगा। ठीक है ना, क्लियर? ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक, यहां और फिर ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक, आइए फिर आगे देखिए, तो ये जरूर डालिएगा ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ठीक है ना, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी मैंने बताया था कि कोविड के समय में ये आई थी रिपोर्ट, और उसका नाम था, शीर्षक था क्या? इनइक्वालिटी किल्स। इनइक्वालिटी किल्स, कारण भी है, इनइक्वालिटी किल्स का कारण भी है कि असमानता मार रही है। कारण क्या? कि 10% के पास 73% और 90% के पास 27%। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए, पर्यावरण अवनयन। पर्यावरण अवनयन यानी उसका डेक्लिनेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डेक्लिनेशन। ठीक है ना, क्लियर? इसमें क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न की हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हर जगह है। ठीक है ना, आगे आइए, जिसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। जाहिर सी बात है, खनिज तेल, ठीक, आपका जितने भी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं या परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उनका लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है ना, एक समय ऐसा आएगा कि कोयला क्या हो जाएगा? ठीक, जैसा जीवाश्म था करोड़ों वर्षों, जीवाश्म क्या होता है? फॉसिल्स वही होते हैं, वही हाल हो भी जाएगा। ठीक है ना, कि लोग ढूंढेंगे करोड़ों वर्षों तक। ठीक है ना, क्लियर? प्राकृतिक संसाधन रह ही नहीं जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? क्यों? क्योंकि अतिदोहन हो रहा है। आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है क्या? ट्रस्टीशिप दर्शन 21वीं सदी की विभिन्न चुनौतियों के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, पहला सतत उपभोग। ठीक है ना, क्लियर? सतत उपभोग या उपयोग भी लिख सकते हैं। उपभोग यानी कंजम्पशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन या रेगुलर कंजम्पशन। ठीक है ना, क्लियर? दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना आवश्यकता के अनुरूप उपयोग किया जाना चाहिए, यह सतत उपभोग है। सतत का मतलब सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल का मतलब हमेशा हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? हम लोग भावी पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, क्लियर? अपना यूज कर रहे हैं, इसके अलावा भावी पीढ़ियों के यूज के लिए भी छोड़ेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है ना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, यही सस्टेनेबल क्या? कंजम्पशन है। ठीक है ना, आगे आइए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की रक्षा करेंगे। फिर आइए, श्रम की गरिमा। ठीक है ना, मतलब क्या? गरिमा का मतलब क्या? सम्मान। मतलब सबको अपने समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? ये नहीं कि भाई नाई को कुछ और मिल रहा है, वकील को कुछ और मिल रहा है, जो नाई को मिल रहा है वही वकील को भी दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके का क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? श्रम व आवश्यकता के अनुसार प्रकृति दोहन इसका लक्ष्य है। धन का समान वितरण, वंचितों की देखभाल। जाहिर सी बात है,
आज जो भी पिछड़ा वर्ग है, वंचित है, उनको समस्याएं हैं, तो उनके विकास के लिए क्या, उनको धन का समान वितरण, ठीक है ना। भारत की पहले आ जाइए, क्या कारपोरेट हाउसेस आज लोगों के जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर रहे हैं। जो भी कारपोरेट हाउसेस हैं, यानी सहकारिता से जो चल रहे हैं, ठीक है ना, जहां एक तरफ वे रोजगार सृजन व आर्थिक विकास के वाहक हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण और संसाधनों के अनियंत्रित दोहन की समस्या भी क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, आगे आइए। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, एक बार इसका जिक्र भी मैंने किया था, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या होता है, जैसे कि आपने ये कर दिया कि हमने ये बताया था कि कोई भी आप कंपनी खोलते हो, मान लीजिए कोई कंपनी खोलते हो जिससे पर्यावरण की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है ना। पर्यावरण किसमें है, समाज में है, ठीक है ना भाई। पर्यावरण किसमें है, समाज का हिस्सा है, ठीक। पर्यावरण को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि समाज को भी कुछ ना कुछ नुकसान या हानि होगी, ठीक है ना। तो आपको ये कर्तव्य बनता है कि जो आपने इंडस्ट्री खोली या कंपनी खोली, ठीक, उसके मुनाफे का 2%, कितना, 2%, ठीक है ना, उसके मुनाफे का 2% आप CSR दो, यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ठीक है ना। मतलब क्या, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आपका बनता है कि आप उसकी एवज में अपने लाभ का 2% सरकार को दो, उस समाज को दो। किस रूप में दे सकते हो, रूप भी उसके निर्धारित किए गए हैं। जैसे आप विद्यालय खुलवा दिए, आप अस्पताल खुलवा दिए, आप आश्रय यानी आश्रित घर खुलवा दिए, इस तरह की चीजें जो समाज कल्याण से संबंधित हैं, आपने वो चीज कर दिया। ये आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना, क्लियर। तो वो CSR के थ्रू होता है। तो वही कहा है कि यह प्रगतिशील एवं संतुलित समाज के निर्माण और असमानताओं को कम करने में ऊपरी तबके की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। आपने हमसे लाभ प्राप्त किया, लेकिन आपका भी उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमारे लिए कुछ करो। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंतर्गत अपने लाभों का एक निश्चित प्रतिशत, इस समय CSR 2% चल रहा है, कितना चल रहा है, 2%, ठीक है ना, प्रतिशत सामाजिक कार्यों में लगाना पड़ता है। जैसे आप विद्यालय खोल दिए, ठीक है ना, आप पता चला कि सड़क के किनारे वृक्षारोपण करवा दिए, ठीक है ना, प्लांटेशन करवा दिए, या सड़कें बनवा दिए कुछ दूर की, ठीक है ना, जहां आवश्यकता थी। तो ये क्या है, ये सामाजिक कार्य आते हैं। तो इन सामाजिक कार्यों के तहत आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हो, ठीक है ना, दैट इज CSR, ठीक है ना, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद कैंपा फंड का योगदान। कैंपा फंड क्या है, जैसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष, इसी को कैंपा कहते हैं, ठीक है ना। मुझे फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल में ये क्या है, वनीकरण कोष है, प्रतिपूरक, ठीक है ना। प्रतिपूरक का मतलब क्या, कि उसके एवज में, काटने के एवज में, ठीक है ना, का निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश से 2002 में किया गया था, ठीक है ना। एक कैंपा फंड घोषित किया गया कि हम अगर इतना वो करते हैं, ठीक है ना, तो वनीकरण के लिए हम एक कोष निर्धारित किए हुए हैं, आप उस कोष में क्या करोगे, फंड करोगे, ठीक है ना। तो दैट इज कैंपा फंड, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। जिला खनिज फाउंडेशन, यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, यहां दिया हुआ है, यह एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित ट्रस्ट है, ठीक है ना, क्लियर, जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के हित में काम करता है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जहां से आपने खनिज वनिज किया, वहां अगर लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उस फाउंडेशन के द्वारा यहां के निवासियों के हित में क्या किए जाएंगे, कार्य किए जाएंगे। तो ये भी क्या है, ट्रस्टीशिप है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा है। क्यों अवधारणा है, क्योंकि जो योग्य हैं, जो सक्षम हैं, ठीक है ना, उनको अपनी आवश्यकता को
पूरित करते हुए दूसरे की आवश्यकता को भी पूरा करना है। ठीक है ना, ये आपका मतलब पीछे का एम हो गया। ठीक है ना, क्लियर। तो तीन पहले तो हो गई आपकी ट्रस्टीशिप की, एक सीएसआर, एक कैंपा फंड और एक आपका क्या डीएमएफ। दो तो आपके वहां आपने लिख दिया, एक आधिपत्य का सिद्धांत और एक आपका क्या मतलब अर्थव्यवस्था और नैतिकता संबंध क्या संयोजन। ठीक, 5-6 पॉइंट तो ऐसे ही आपके बन गए ट्रस्टीशिप पे, है कि नहीं है। बहुत सारा लिख लेंगे एग्जाम में। ठीक है ना, आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है निष्कर्षतः गांधी जी का ट्रस्टीशिप दर्शन या सिद्धांत वर्तमान में कई चुनौतियों मसलन बढ़ती असमता, असमता यानी इनइक्वालिटी, ठीक है ना, पर्यावरण प्रदूषण आदि के समाधान के साथ ही श्रम की गरिमा व संपत्ति के समुचित वितरण की सिफारिश करता है। ठीक है ना, मतलब देख लीजिए, श्रम की गरिमा का मतलब समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है ना, और समुचित वितरण किसका, संपत्ति का। ठीक है ना, अगर हमारी आवश्यकता पूरी, हमारे पास ज्यादा संसाधन है तो दैट पर्टिकुलर संसाधन इज कॉल्ड एज क्या, ट्रस्टीशिप। उसको हम लोग ट्रस्टीशिप कहेंगे और वो दूसरों की सहायता के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, क्लियर। तो वही हमारा हुआ संपत्ति का समुचित वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, क्लियर। ताकि वर्तमान विश्व सतत विकास की ओर क्या हो सके, अग्रसर हो जाए, यानी सतत विकास में भूमिका किसकी, ट्रस्टीशिप की। हो गया, पॉइंट्स आपको मिल गए, मिले कि नहीं मिले। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। ठीक, अब आगे आइए, नेक्स्ट यहां दिया हुआ है, ये देख लीजिए मेन चीज क्या क्या है। ये ट्रस्टीशिप है, पहले कौन कौन सी, सीएसआर, कैंपा, डीएमएफ। ठीक, प्रासंगिकता क्या है, असमानता, पर्यावरण अवनयन और संसाधनों का दोहन हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। ये समस्याएं हो गई, समाधान इनका कैसे निकले, श्रम की गरिमा दे रहा है ट्रस्टीशिप, सतत उपभोग, ठीक है ना, क्लियर, संपत्ति का समान वितरण और फिर हमारा प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग। मेन पॉइंट्स तो आपको मिल गए भाई। ठीक है ना, क्लियर। कितना ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम आपको मिल गए। अब आ जाइए क्या, अब आपने अभी थोड़े देर पहले पढ़ा था गांधी जी की 11 प्रतिज्ञाएं। ठीक है ना, क्लियर। क्या वचन, 11 वॉव्स क्या हैं, ठीक है ना, 11 प्रतिज्ञाएं या वचन क्या हैं। ठीक, आज के समाज में उनका क्या महत्व है। ठीक, जानिए। पहला क्या, सत्य। सत्य यानी सच्चिदानंद, यानी सत्य होना, सत्य चित्त। सत्य अगर चित्त है तो आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, सत्य होना, चित्त यानी सच्चा ज्ञान होना, आनंद यानी परम पिता परमात्मा के उपदेशों में से एक है। सत्य का पालन भाषण में ही नहीं बल्कि क्रिया और विचार में अपेक्षित है। ठीक है ना, क्लियर। बौद्ध धर्म में सत्य प्राप्ति को निर्वाण प्राप्ति माना गया है। सत्य यानी ज्ञान, सत्य यानी ज्ञान। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या, अहिंसा वह मार्ग है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है। शारीरिक हिंसा की मनाही, ठीक है ना, और मन, वाणी, कर्म आदि से दूसरों को नुकसान पहुंचाने अनुचित है। ठीक है ना, ये अनुचित कर्म माने जाएंगे। आगे आइए, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या, इसका वास्तव में अर्थ क्या है, इसका वास्तव में अर्थ है ब्रह्मा की ओर बढ़ना। ठीक है ना, ब्रह्मा की ओर बढ़ना। ब्रह्म का मतलब क्या, सत्य मार्ग में चलना, यानी ज्ञान की ओर बढ़ना। ठीक है ना, क्लियर। व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर आवश्यक नियंत्रण होना चाहिए, यही ब्रह्मचर्य है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है एक व्यक्ति को संसाधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए और दूसरों की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित नहीं करना चाहिए।
यही ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। अस्तेय का मतलब क्या? चोरी नहीं करना। मतलब क्या कि भैया ऐसा है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, फिर भी हम क्या धन जुटाए जा रहे हैं। येन केन प्रकारेण, बाई हुक और बाई क्रुक, चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, लाओ भैया, ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? अस्तेय कर रहे हैं। अस्तेय यानी चोरी करना, ठीक है ना। तो चोरी हमको नहीं करना है यहाँ, ठीक। और दूसरों की भी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित नहीं करना है। पता चला आया धन, सरकार ने भेजा सिविल सेवकों को कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं आप, बच्चों के कल्याण के लिए भेजा, महिलाओं के कल्याण के लिए भेजा, कुछ पता चला आप स्वयं का कल्याण कर रहे हैं। करिए पहले आत्मा फिर परमात्मा, ठीक है ना, क्लियर। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, अपरिग्रह। अपरिग्रह है अर्थात व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक संग्रह से परहेज होना चाहिए। अपरिग्रह, ठीक है ना। ज्यादा संग्रह भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। चोरी करना और ज्यादा संग्रह करना दोनों ट्रस्टीशिप के खिलाफ हैं, ठीक है ना, क्लियर। इस वजह से ये इनके वचन हो गए गांधी जी के, ठीक। आगे आइए, शारीरिक श्रम, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, इस अवधारणा में सुझाव है कि सभी को गरीबों के साथ एकता की भावना के साथ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण आप दे सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जो प्रधानमंत्री हैं अपने, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो श्रम दान देते हैं, ठीक है ना। किस दिन? 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। वो इसी का उदाहरण है और किसी का उदाहरण नहीं है भाई। श्रम दान देना किस दिन? 2 अक्टूबर के दिन, ठीक। सभी लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ उसमें क्या करते हैं, केवल फोटो की सुर्खियां, मतलब सुर्खियां बटोरते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा फोटो खिंचवाए, ऐसे कमर दर्द होने लगी, लो भाई पकड़ो, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको भी श्रम दान करना क्यों? कारण है कि असमानता को क्या करना? दूर करना। कि साफ सफाई या स्वच्छता रखना किसी एक का कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। हम सभी का कर्तव्य है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। और ये किस पर है? शारीरिक श्रम पर ही आधारित है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए, अस्वाद। सत्य के पुजारी की साधना है कि भोजन बस शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है तथा दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए। ये क्या है? अस्वाद है, ठीक है ना, क्लियर। कोई क्या कर रहा है कि कोई भाई सूखी रोटी भी नहीं पा रहा है, कोई डेली पिज्जा खा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? मतलब स्वाद लेना। तो अस्वाद यानी स्वाद न लीजिए, आपको जितना भगवान ने दिया है, ठीक, आप उतना उपभोग कीजिए, बाकी दूसरों को भी उससे वंचित ना कीजिए, ठीक है ना। यही अस्वाद है। आगे आइए, अभय। अभय यानी क्या? मतलब भय ना होना, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अभय हो गया। अभय के बाद क्या है? सर्वधर्म समानत्व, यानी सत्य की खोज सभी धर्मों का मुख्य तत्व रहा है, इसीलिए किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि केवल उसका धर्म ही श्रेष्ठ है, ठीक है ना, क्लियर। स्वदेशी। स्वदेशी क्या है? गांधी जी स्वदेशी या नजदीकी पड़ोसी की वस्तुओं का इस्तेमाल पर जोर देते थे, ठीक है ना। स्वदेशी, स्वदेश वाली भावना जो आज ओडीओपी है, वो स्वदेश की भावना से ही क्या है? ओतप्रोत है। मतलब आप उसे कह सकते हैं कि वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना। हम लोग स्वदेश की भावना से प्रेरित हैं। कई चीजें ऐसी हमारे सभ्यता और संस्कृति की चीजें हैं जो आज विलुप्त हो रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। पहले कई सभ्यताएं थी जो क्या हो रही है? विलुप्त हो रही हैं। उसे ओडीओपी के तहत किसमें? एमएसएमईज में शामिल कर ले रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में ले आ दे रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है ना। और स्वदेशी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, अगला क्या है? अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण अगर आप देखोगे तो अस्पृश्यता निवारण का मतलब क्या?
जैसे जानिए, अस्पृश्यता यानी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, आर्टिकल 17, ठीक है ना, तो आर्टिकल 17 का पूरी तरह से प्रयोग, ठीक है ना, क्लियर, वही चीज कहा है। फिर आज दिया है आज के समाज में महत्व, सत्यता के सिद्धांत का पालन व्यक्तिगत ईमानदारी और पेशेवर सत्यनिष्ठ बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, क्लियर। आप इन चीजों को एक बार क्या कर रहे हैं, देख लेंगे, ठीक है ना। उन्हीं चीजों को क्या किया है, सातों जो 11 व्रत है, ठीक है ना, व्रत कह रहे हैं मतलब वचन है, ठीक है ना, 11 वचन गांधी जी के, ठीक है ना, 7 वचन नहीं है, 7 पाप है, हाँ 7 वचन कहीं और दिए जाते हैं, ठीक है ना, हाँ चलिए, ठीक, उन्हीं के बारे में क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, तो इसे आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। इनको 7 वचन याद आ रहे हैं, ठीक है ना, हैं 7 ही वचन है, हैं, अच्छा अच्छा, नहीं तब ठीक है, तब ठीक है, तब आप गांधीवाद की तरफ जा रहे हो, उपभोक्तावाद की तरफ नहीं जा रहे हो, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अच्छी बात है, ठीक। अगला है कौटिल्य, ठीक है ना, यानी चाणक्य, ठीक, क्लियर, यानी विष्णुगुप्त, ठीक, जिन्हें द्विजर्षभ भी कहा जाता था, द्विजर्षभ भी कहा जाता था ना, अद्वितीय ब्राह्मण, कुछ इसी तरीके का था, ठीक, क्लियर, पढ़े होंगे, ठीक। अर्थव्यवस्था जिसने लिखी, जो कि राजनीति पर पूरी आधारित पुस्तक थी, ठीक है ना, क्लियर। तो उन पर आधारित ये प्रश्न है, उनके विचार अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े भी हैं, ठीक है ना, और अब जो है वही विचारों का ये प्रदर्शन यहां दिया गया है। ये प्रश्न आया है, प्रश्न आया क्या है जान लीजिए, कहा है शासन, ठीक है ना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार पर कौटिल्य के विचारों की जांच करें, ठीक है ना, एग्जामिन करें।